नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के दो महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, 8वां पे कमीशन सरकार ने घोषणा तो 16 जनवरी 2025 में कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक ना TOR जारी किए गए हैं, ना चेयरमैन और मेंबर का डिक्लेरेशन किया गया है। तो ऐसे में अब आगे कितना समय लगेगा, इसकी एक आभास आपको इस बात से भी हो जाएगा कि चौथे पे कमीशन से लेके अभी तक कौन से पे कमीशन में घोषणा होने के बाद संगठित होने तक कितना समय लगा था। यानी कि 16 जनवरी 2025 को सरकार ने घोषणा तो कर दी, अभी तक संगठित नहीं किया है। तो क्या ऐसा पहले भी हुआ था? क्या पहले भी इतना ज्यादा समय सरकार ने लगाया था कि पे कमीशन को घोषणा तो कर दिया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला था? तो चौथे पे कमीशन से लेके अभी तक का एक कंपेरेटिव डाटा आप सबके सामने लेके आऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने संसद के पटल पर जो वेलफेयर के स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी थी। आप चाहे नॉन पेंशनर हैं, चाहे पेंशनर हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हैं, आपके लिए क्या क्या वेलफेयर के स्कीम हैं। रक्षा मंत्री के वेलफेयर स्कीम के तहत या प्रधानमंत्री जी के वेलफेयर स्कीम के तहत क्या क्या आपको वेलफेयर लागू है, उसका एक पूरा ब्यौरा भारत सरकार ने अभी अभी संसद के पटल में रखा है। उसका पूरा ब्यौरा भी आगे आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर स्कीम की। जी हाँ, वेलफेयर स्कीम से जुड़े हुए सवाल का जवाब देते हुए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में सरकार ने कितने रुपए का वेलफेयर स्कीम आवंटित किया है, उसका भी जवाब सरकार ने दिया। और कौन सा स्कीम किसको लागू है, उसका एक विस्तृत ब्यौरा सरकार ने संसद के पटल में रखा है, जिसके बारे में आप सभी को, हम सभी को जानकारी होना जरूरी है कि हमें क्या क्या वेलफेयर स्कीम मिलते हैं। चाहे आप पेंशनर हैं, चाहे आप नॉन पेंशनर हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं। तो इसका एक विस्तृत ब्यौरा रक्षा मंत्रालय ने संसद के पटल में रखा है। चलिए सीधे सीधे एक सवाल और जवाब का ब्यौरा है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार का सवालों का जवाब आप देख पा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देते हुए संसद में 4 अगस्त 2025 को कुछ डाटा रखा था। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों या फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, और खास करके रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड के तहत क्या क्या पैसे, कितने पैसे आवंटित अभी तक किए गए पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसका पूरा ब्यौरा भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने रखा गया। और साथ ही साथ क्या क्या वेलफेयर स्कीम है, किनको लागू है, उनके बारे में भी जानकारी दी गई। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के तहत कितना पैसा कब कब दिया गया, उसका यहाँ पर ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। 2020-21 में अगर हम बात करें तो जो बेनिफिशियरी थे 38,313 लोग थे और उनको 135.52 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया था। इसी तरीके से साल दर साल कितने कितने पेंशनर्स को इसका भुगतान हुआ है, उसके बारे में यहाँ जानकारी आप देख पा रहे हैं। और हर साल पेंशनर्स की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो आवंटन है उसको भी बढ़ाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और पिछले 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1,78,321 पेंशनर्स या नॉन पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या उनके बच्चों को यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए 372.11 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया। अब इसमें आगे दोस्तों डिटेल्स में ये कुछ तो सीपी ग्राम्स की व्यवस्था के बारे में, स्पर्श में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया। आगे दोस्तों ये देखिए क्या क्या स्कीम है, किनको किनको लागू है। देखिए, पेन्यूरी ग्रांट 65 साल से ज्यादा उम्र वाले जो नॉन पेंशनर होते हैं उनके लिए लागू है। यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक किसी को अगर पेंशन नहीं मिलता, 65 साल से ऊपर के वो जो है पेंशनर, नॉन पेंशनर हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो उनको लागू है हर महीने का 4,000 रुपए का पेन्यूरी ग्रांट। उसी तरीके से एजुकेशन ग्रांट देखिए अप टू 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों तक के लागू है। बॉयज गर्ल्स अप टू ग्रेजुएशन, विडोज को फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी लागू है और 1,000 रुपए हर महीने का लागू है। ये देखिए संसद के पटल में सरकार ने ये पूरा ब्यौरा रखा है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट, ये देखिए डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट भी जो है पेंशनर, नॉन पेंशनर अप टू जेसीओ रैंक, और ये 3,000 रुपए हर महीने का मिलता है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए डॉटर मैरिज ग्रांट,
2 बच्चियों तक के लिए एक बच्ची का 50,000 रुपए करके ये मिलता है। अप टू हवलदार रैंक तक के पेंशनर्स को ये लागू है। विडो रीमैरिज ग्रांट, उसके लिए भी 50,000 रुपए मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट जो कि नॉन पेंशनर है उनको लागू है अप टू हवलदार रैंक के लिए, और मैक्सिमम 50,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा मिलता है। देखिए ऑर्फेन ग्रांट, पेंशनर नॉन पेंशनर ऑल रैंक्स के लिए लागू है, 3,000 रुपए पर मंथ है। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन टिल सी इज मैरिड और वन सन ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज, ये भी एक स्कीम है। अब आगे देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट फॉर विडोज, जो विधवा होती हैं उनके लिए, पेंशनर नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक के लिए, और 50,000 रुपए एक ही बार ये मिलेगा। आगे देखिए इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन, होम लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, एक बार मिलता है, 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकता है। देखिए केएसबी रीइंबर्सेस 50% ऑफ इंटरेस्ट बाय वे ऑफ सब्सिडी ऑन होम लोन, यानी कि आपका घर का लोन लिया हुआ है तो जितना भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसका 50% इंटरेस्ट जो है माफी हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। आगे देखिए और भी कई सारे स्कीम है। देखिए मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट, ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ग्रांट ये मिलता है, और 10 साल में एक बार री अप्लाई किया जा सकता है, आप यहां देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीरियस डिजीज ग्रांट फॉर एएफएफडी फंड टू नॉन पेंशनर, नॉन पेंशनर जो होते हैं उनके लिए सीरियस जो बीमारियां होती हैं उस टाइम में जो ट्रीटमेंट होता है उस खर्चे का 75% और 90% तक रीइंबर्समेंट यानी कि वापस मिल जाता है। ये खास करके नॉन पेंशनर्स के लिए है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए डायलिसिस एंड कैंसर ट्रीटमेंट का भी 75% से 90% तक का जो पैसा है वो रीइंबर्स हो जाता है, यानी कि वापस हो जाता है। ऐसे भी स्कीम्स हैं दोस्तों। देखिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर के भी स्कॉलरशिप बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें टोटल 5,500 scholarships are provided to eligible wards based on merit for the entire duration of the courses, यानी कि 5,500 स्कॉलरशिप है दोस्तों। और इसके लिए जो है कितना पैसा दिया जाता है, 2,500 रुपए पर मंथ बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, और 3,000 रुपए हर महीने का बच्चियों के लिए है। ये प्रधानमंत्री जी का स्कॉलरशिप स्कीम है। आप देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व्ड इन रिहेबिलिटेशन ऑफ ईएसएम, यानी कि ईएसएम का पुनर्वास के लिए भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं या जो वृद्धाश्रम हैं, इस तरीके के जो वेलफेयर के जो जगह हैं उनके लिए भी पैसे आवंटित किए जाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर संसद के पटल में सरकार ने ये डिटेल्स रखा है। वार मेमोरियल हॉस्टल के लिए भी पैसे दिए जाते हैं 1,350 रुपए पर मंथ, ये देखिए। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे, ये देखिए डिटेल्स ऑफ वेरियस रीसेटलमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, डीजीआर की तरफ से जो रीसेटलमेंट की स्कीम है उसके बारे में भी पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए आप। तो आप सबने देखा दोस्तों, भारत सरकार ने संसद के अंदर वेलफेयर स्कीम का एक डिटेल्स ब्यौरा जारी किया है। इसका कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसका कॉपी भेज दूंगा। इसके साथ ही साथ केंद्र सैनिक बोर्ड का एक बुकलेट है दोस्तों, उस बुकलेट में सभी स्कीम्स के बारे में डिटेल्स जो है जारी किया गया है। उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, सारा डिटेल्स है। उसका भी कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जरूर वो कॉपी मुहैया करा दूंगा। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, 8वां पे कमीशन सरकार ने 16 जनवरी 2025 को घोषणा तो कर दिया, लेकिन घोषणा करने के बाद अभी तक 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सरकार ने उसको संगठित नहीं किया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? क्या घोषणा करने के बाद इतना लंबा समय क्या पहले भी लगा है? तो चौथे पे कमीशन से लेके अभी तक का आपको एक कंपैरेटिव डिटेल्स डाटा बताऊंगा कि कौन से पे कमीशन में घोषणा होने के बाद संगठित होने में कितना समय लगा था। इसके ऊपर एक रिपोर्ट सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट, उसको देख के समझते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सामने ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, जी न्यूज का रिपोर्ट, बेहद अहम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में चौथे पे कमीशन से लेके अभी 7वें पे कमीशन तक पे कमीशन की घोषणा और उसकी कमेटी का गठन करने के बीच का समय सीमा बताया गया है। आखिर कौन से पे कमीशन में कितना समय लगा था, क्योंकि आपको पता है 8वें पे कमीशन को सरकार ने 16 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया था। उसके बाद अभी तक अगस्त का महीना आधा निकल चुका है, लेकिन सरकार ने उसको संगठित नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, चेयरमैन मेंबर की घोषणा नहीं की है, ना ही टीओआर जारी किए हैं। तो ऐसे में
पिछले पे कमीशनों में कितना समय इसके लिए लगा था वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं, 8 पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिले कंटिन्यूज। अब यहाँ देखिए, 4th वर्सेस 5th वर्सेस 6th वर्सेस 7th CPC, हाउ मच टाइम वाज टेकन फॉर TOR एक्सप्लेन्ड। यानी कि चौथे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक TOR घोषणा करने में कितना समय लगा था उसके बारे में यहां एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, पूरा रिपोर्ट आपको नहीं बताऊंगा, जो जो महत्वपूर्ण अंश है वो आपको बता देता हूं कि कितना समय कौन से पे कमीशन के लिए लगा था। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले चौथे पे कमीशन में सबसे कम समय लगा था। 4th CPC was announced on 26 July 1983. The TOR and date of notification was on 1 September 1983. A delay of little over 1 month. यानी कि केवल 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा की देरी के बाद पे कमीशन का जो है गठन कर दिया गया था। घोषणा 26 जुलाई को किया गया और अगला लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है 1 सितंबर को उसका गठन कर दिया गया था। यह हुआ था कौन से? चौथे पे कमीशन में। अगला, अब 5वें पे कमीशन में ज्यादा समय लगा था। जी हां, आप यहां पर देखिए, 5वां पे कमीशन, ये 5वां पे कमीशन जो है 5th पे कमीशन इन टर्म्स ऑफ द फाइनलाइजिंग एंड नोटिफाइंग इट्स TOR एज द 5th कमीशन टूक मोर देन 7 months and 9 days टू डू सो। यानी कि 5वें पे कमीशन को घोषणा करने और TOR और कमिटी गठन करने के बीच में 7 महीना 9 दिन का समय लगा था। जी हां, 7 महीना 9 दिन का समय लगा था। और अभी अगर 16 जनवरी 2025 से आज तक अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग कितना हो गया? 7 महीना होने वाला है। यानी कि लगता है कि 5वें पे कमीशन का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। अगर 5वां पे कमीशन का भी रिकॉर्ड टूटता है तो सबसे ज्यादा समय लगने वाला 8वां पे कमीशन माना जाएगा। सबसे ज्यादा समय घोषणा करके संगठित करने के बीच का समय लगने वाला 8वां पे कमीशन हो जाएगा। अभी तक 5वां पे कमीशन सबसे ज्यादा समय लगा है। चलिए, अब 7वें पे कमीशन में क्या हुआ था? The 7th CPC was announced in September 2013 and its chairman and TOR were notified in February 2014। यानी कि देखिए, 7वें पे कमीशन में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। सितंबर 2013 में उसका अनाउंसमेंट हुआ था और फरवरी 2014 में जो है मेंबर, चेयरमैन, TOR सब कुछ हो चुका था। इस हिसाब से 7वां पे कमीशन भी 8वें पे कमीशन से आगे निकल गया। यानी कि जो है 8वां पे कमीशन में 7वें पे कमीशन से भी ज्यादा का समय लग चुका है। अब 6ठे पे कमीशन का देखिए, 6th पे कमीशन वाज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 2006। द रिपोर्ट रिकमेंडेशन वाज सेंट इन मार्च 2008 एंड इट गॉट अप्रूवल इन अगस्त 2008। ये देखिए, 6ठा पे कमीशन का फॉर्मेशन अक्टूबर 2006 में हो गया था। देखिए, अक्टूबर 2006 में इसका गठन हो गया था और इसका रिपोर्ट मार्च 2008 में आया था और इसका अप्रूवल अगस्त 2008 में हुआ था। हालांकि इसका रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा समय लगा था, आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पे कमीशन को घोषणा करने के बाद उसका गठित होने का, यानी कि पे कमीशन का चेयरमैन, TOR डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो अभी तक 5वां पे कमीशन था जो सबसे ज्यादा समय लगाया था, जिसने 7 महीना 9 दिन का समय लगाया था। और अभी 8वां पे कमीशन है जो लगभग 7 महीना हो चुका है। लग रहा है कि 8वां पे कमीशन 5वें पे कमीशन का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अगर ऐसा नहीं होना है तो सरकार को जल्दी से जल्दी 8वां पे कमीशन का TOR जारी करके कमीशन को गठन करना पड़ेगा। दोस्तों, 5वें पे कमीशन में सबसे ज्यादा समय लगा था, लेकिन अब 8वें पे कमीशन में जिस तरीके से डिले हो रहा है, लगता है सभी पे कमीशनों की समय सीमा को पछाड़ते हुए 8वां पे कमीशन सबसे ज्यादा डिले से संगठित होने वाला पे कमीशन बनने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होना है तो सरकार को आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर पे कमीशन को संगठित करके TOR की घोषणा कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करके इस बात की जानकारी जरूर दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।